हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी ने इक्विलिब्रियम चैप्टर के नाम से दोनों केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम को एक ही चैप्टर में डाल रखा है, बट एक्चुअल सही तरीका क्या होता है कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ो, उसके बाद आयनिक समझ में आएगा। बट हमारा तो काम है कि एनसीईआरटी ने जो भी बातें कही हुई है उसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में देखो एनसीईआरटी ने क्या क्या बातें की हैं। लिखा है chemical equilibria are important in numerous biological and environmental processes. For example, equilibrium involving O2 molecule and the protein hemoglobin play a crucial role in the transport and delivery of O2 from our lungs to our muscles. मतलब जो इक्विलिब्रियम होता है O2 मॉलिक्यूल का प्रोटीन हीमोग्लोबिन के साथ, वो बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जब उसका ट्रांसफ़र होता है O2 का मसल्स की तरफ, लंग्स में और मसल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल के जरिए एनसीईआरटी ने एक्चुअली ना, आप देखोगे आगे भी एनसीईआरटी ने क्या किया है ना, इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया है ज़्यादातर एग्जाम्पल्स दिखा दिखा करके। ठीक है, तो ये स्टार्ट ही किया यहाँ पर। पहले तो इसने एक ऑक्सीजन वाले एग्जाम्पल के साथ, अच्छी बात है। आप, हमारा मकसद ये है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें और उसके सारे एग्जाम्पल्स को कैच कर लें। ठीक है, साथ ही कोई अगर डेटा दिखाई देता है जो कि अनयूजुअल है, जो कि नॉर्मली बुक्स में नहीं दिखता है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के आगे इसने लिखा है कि सिमिलरली इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड हीमोग्लोबिन अकाउंट फॉर द टॉक्सिसिटी। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम की इसने बात कर दी, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोनाइल, है ना। कार्बोनाइल का जो इक्विलिब्रियम आता है उससे टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बोनाइल बोलते हैं। इनफैक्ट उसके बाद जो हम कहते हैं कि एक्चुअली हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और डेथ की पॉसिबिलिटी होती है। ये वो वाला इक्विलिब्रियम की बातें कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो इसने क्या किया है, व्हेन लिक्विड इवेपोरेट्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर मॉलिक्यूल्स एंड molecules with relatively higher kinetic energy escape the liquid surface into the vapor phase, and the number of liquid molecules from the vapor phase strike the liquid surface and are retained in the liquid phase। ये बताना चाह रहा है कि जब कभी आप किसी कंटेनर में, क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड फेज को रखते हो, तो लिक्विड फेज के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका यूज़ करके वो इवेपोरेट करते हैं और ऊपर सरफेस के ऊपर चले जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल के साथ चले जाते हैं। जो गैसियस फेज में जाने वाले जो मॉलिक्यूल हैं, एक टाइम के बाद वो जो गैसियस फेज में जो मॉलिक्यूल्स है वो भी कन्वर्ट होना शुरू कर जाते हैं लिक्विड में, है ना। इस बात को भी उसने दिखाया है, लिखा है इनटू द वेपर फेज एंड द नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेपर फेज स्ट्राइक द लिक्विड सरफेस एंड आर रिटेन्ड इन द लिक्विड फेज। वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट गिव्स राइज टू अ कांस्टेंट वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ एन इक्विलिब्रियम इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द लिक्विड इक्वल्स द नंबर रिटर्निंग टू लिक्विड फ्रॉम द वेपर। ये बताना चाह रहा है कि अगर आप किसी लिक्विड को आप रखोगे कंटेनर के अंदर, तो पहले उसके मॉलिक्यूल इवेपोरेट करते हैं, उसके बाद फिर जो इवेपोरेटेड गैसियस फेज में जो मॉलिक्यूल्स है वो कंडेंस करते हैं, नीचे आते हैं, और ये प्रोसेस बाद में एक इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। ठीक है, ये इसने यहाँ पर कहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें, और आप देख रहे हो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और हाईलाइट करने के बाद ना पास में ना उससे रिलेटेड नोट्स भी कलेक्ट कर दिए। आप भी इसी तरह से अपने मोबाइल में पीडीएफ फाइल को ना इसी तरह से हाईलाइट कर लो, जैसे आप ना जैसे हार्ड कॉपी रहती है एनसीईआरटी की, तो उसमें आप कलर कर लेते हो, ठीक वैसे ही हाईलाइट कर लो, बाजू में अपने नोट्स लिख लो, मज़ा आ जाए फिर। तो देखो आगे क्या क्या है, इसने लिखा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हमने हाईलाइट किया, लिखा है हाउएवर दिस इज नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड देर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर। ये बताने ये चाह रहे हैं कि देखो, हम जिस लिक्विड को इवेपोरेट करा रहे थे, उस लिक्विड को आगे तो आप देख रहे हो कि उसमें वाटर ही मान लिया है ना। बट अगर वाटर नहीं भी हो, कोई दूसरा भी लिक्विड हो, तो इन जनरल किसी भी लिक्विड के लिए, लिक्विड को कंटेनर में रखो, इवेपोरेशन होगा, लिक्विड से वेपर बनेंगे, मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, मेनली वही मॉलिक्यूल जो कि सरफेस पे होते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वेपराइज करेंगे, और फिर जो वेपर है बाद में वो भी कंडेंस करेगा, है ना। लिखा है कि पहले तो उसने बताया था कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, जितना इवेपोरेट करते हैं उतने कंडेंस करने लगते हैं, जितने इवेपोरेट करते हैं उतने कंडेंस करने लगते हैं। और देखोगे एनसीईआरटी का एक तरीका है, इसने क्या किया इक्विलिब्रियम के लिए ना, बोलना ये चाहा है कि हमने प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जितने थे उतने लिक्विड फेज में थे। इससे ये पता चलता है कि काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम